हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये अध्याय 55 है। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो तत्कालिक कारण है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 28 जून 1914 सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या ने विश्व युद्ध के लिए तत्कालिक कारण का काम किया। साराजेवो बोस्निया की राजधानी थी। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था के द्वारा संरचित थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज के रूप में संगठित करना था। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बिया का षड्यंत्र होने का पूरा विश्वास था। इसीलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी दी, जिसमें 11 मांगे रखी गई। तो अफ्रीका में औपनिवेशिक साम्राज्य जो 1914 का मैप है, आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए, जो निर्भर राज्य है, जो निर्भर राज्य का एरिया है, आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। जैसे जो ब्रिटिश निर्भर राज्य का एरिया है वो कौन सा है, वो ये वाला एरिया है। फ्रांस का ये वाला एरिया है, ये सभी एरिया निर्भर राज्य जो है फ्रांस का। और बेल्जियम का कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बेल्जियम का ये वाला एरिया है। इसके बाद पुर्तगालियों का जो निर्भर राज्य का एरिया है वो कौन सा है, पुर्तगाली बताइए। तो पुर्तगालियों का वो ये वाला एरिया है, ये वाला। इसके बाद जो इटालियन है, इसका जो एरिया है इटालियन का वो ये वाला और ये वाला एरिया है, ये ठीक है। और जो आपका स्पेन है, इसका जो निर्भर राज्य एरिया है वो ये वाला और ये वाला एरिया है। और जर्मन का जो है वो कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है। जर्मन का बताइए कौन सा एरिया है, तो ये वाला एरिया है, ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। देखिए, अगर बात किया जाए तो सर्बिया ने कुछ मांग को छोड़कर ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली। सभी मांगों की स्वीकृति का मतलब होता, अगर सभी मांगों को इसने स्वीकार किया होता तो मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना। इसीलिए कुछ मांगों को छोड़कर इसने ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर ली। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के प्रतिक्रिया को जो है अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को ऑस्ट्रिया सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी की, बम से हमला कर दिया। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध प्रारंभ होने के शीघ्र बाद जो है दो और युद्ध प्रारंभ हो गए और सैनिक दृष्टि से इन तीनों छोटे युद्धों को आपस में जुड़ जाने से प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। देखिए, युद्ध बंद करने के लिए, ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने के लिए रूस ने क्या किया, उसके विरुद्ध लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। रूस ने जर्मनी के विरुद्ध भी लड़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके विरुद्ध रूस का साथ देगा। जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई और अपनी अधिकांश सेना को इसी उद्देश्य से संगठित करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, उसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था और वह जानता था, उसे ज्ञात था कि रूस पर जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएगी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। फ्रांस ने उससे मदद मांगी, हेल्प मांगी, तो ब्रिटेन ने वादा किया कि जर्मनी के विरुद्ध उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली, जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का सदस्य था, तटस्थ रहा। वो पूरा जो है इस खेल को देखता रहा। जो युद्ध का विस्तार है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य
चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेश को अधीन करना था। जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? चीन और प्रशांत क्षेत्र में जो जर्मन प्रभाव वाले जो एरिया थे, प्रदेश थे, इनको अपने अधीन करना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन प्राय अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, यह भी युद्ध में शामिल हो गया। मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया। रोमानिया और यूनान ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ मिल गए और अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये जो देश थे मित्र शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया, लालच दिया गया था और तुर्की के कुछ क्षेत्र दे दिए गए थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर युद्ध में जो है शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों के ओर से क्या किया? युद्ध में शामिल हो गया और युद्धरत देशों की संख्या अब कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई थी। इस लड़ाई के लिए 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया था, संगठित किया गया था। इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों के द्वारा और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों के द्वारा लामबंद किए गए थे। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विभत्सता के दृष्टि से यूरोप में लड़े गए युद्ध दुनिया के दूसरे क्षेत्र में लड़े गए युद्ध से वार से बहुत अधिक भीषण थे, बहुत ज्यादा नुकसानदायक थे। यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का प्रारंभ उस समय हुआ था जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया। सितंबर के प्रारंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास यानी बहुत नजदीक जो है पहुंच चुकी थी, काफी पास पहुंच चुकी थी। फ्रांसीसी सेना अल्सास लॉरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और इसी क्रम में बढ़ते हुए विजय प्राप्त कर लेगी। अल्सास लॉरेन से वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मार्न का युद्ध यानी यह युद्ध मार्न नदी के निकट लड़ी गई थी। इसमें जर्मन सेना से ये भिड़ गई। मार्न का युद्ध में जर्मन सेना से ये भिड़ गई। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक डटे रहे, लेकिन कोई किसी को जो है अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस के दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर के दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कंटीले तार के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गई। दोनों ओर घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 में क्या हुआ? 1915 में सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग प्रारंभ किया और 1916 ईस्वी में ब्रिटेन ने हाल ही में आविष्कृत टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का प्रयोग प्रारंभ किया, लेकिन दोनों में से किसी की तकनीकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मर जाते थे उतने पुनः नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। 1915 ईस्वी में रूसी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 ईस्वी में रूस ने दूसरा आक्रमण जो है प्रारंभ कर दिया, जिसे विफल कर दिया गया, असफल कर दिया गया और 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से जो है वार से जो है वो अलग हो गया। 2 मार्च 1918 को उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। याद रखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर कब? 1918 को जर्मनी के साथ। रूस के द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। इसके बाद यूरोप से बाहर युद्ध का जो विस्तार है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से विस्तार हुआ। यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयां उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में लड़ी गई। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया स्थित औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को संकट में डाल दिया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो क्षेत्रीकरण है वो जो इंडिकेट किया गया है, जिस एरिया को आप देख सकते हैं, नवीन स्वतंत्र राष्ट्र 3 क्षेत्रों को इंडिकेट किया गया है। जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है आप देखिएगा,
जो ये एरिया है, मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएं। जो देखिए नवीन स्वतंत्र राष्ट्र है वो किस तरह से इंडिकेट किया गया, ये वाला एरिया जो है आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये है नवीन स्वतंत्र राष्ट्र। संयुक्त रोजगार क्षेत्र का जो एरिया है वो कौन सा है, तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़िएगा तो आप देख पाइएगा जो डॉट डॉट से है, कहाँ पर है आप एक बार देख लीजिए। आप देख सकते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और जो विसैन्यकृत जो क्षेत्र है वो किस एरिया में है आप देख लीजिएगा। इसको एनालिसिस करके जो है आप आगे बढ़िएगा। देखिए ये वाला एरिया है जो आपका डॉट डॉट, और जो डॉट डॉट वाला जो एरिया होगा जो ये संयुक्त रोजगार क्षेत्र का एरिया होगा, और विसैन्यकृत क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है डॉट डॉट का, ये कौन सा एरिया है, तो ये जहां भी इस तरह से इंडिकेट किया गया है वो है आपका संयुक्त रोजगार क्षेत्र। और जो इस तरह से, जो किस तरह से, जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है वो है आपका विसैन्यकृत क्षेत्र। तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए तुर्की शासन से अरब देशों की आजादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 ईस्वी में साइकस पाइकॉट नामक गुप्त समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए। किस पर? साइकस पाइकॉट। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया। ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिण अफ्रीकी सेना ने अधिकार कर लिया। देखिए टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजों ने तथा कैमरून पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सेनाओं ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस लड़ाई को वार ऑफ एट्रिशन या थका देने वाले युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने का प्रयास कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महान विनाशकारी युद्ध लड़े गए। फरवरी 1916 में जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भीषण हमला कर दिया। जवाब में क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस युद्ध में झोंक दिया और इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए, जो कि दोनों ओर लगभग बराबर बराबर संख्या में थे। दूसरी ओर थी सोम की लड़ाई, जिसके सोम नदी के तट पर लड़े जाने के कारण इस लड़ाई का यह नाम पड़ा था। सोम नदी के किनारे यह जो है लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए इसे सोम की लड़ाई कहते हैं। इसके बाद है नाकेबंदी की नीति। ये किस प्रकार की नीति थी? तो ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाजों को डुबाने के लिए पनडुबिया यानी यू बोट, जिसे जर्मन में उंटर सी बोट कहते थे, इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। यानी खाद्य सामग्री जो आवश्यक वस्तुएं थी इनको वहां पहुंचने से रोकने के लिए उसने जहाजों को डुबाना पनडुब्बियों के द्वारा क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। शहरों पर हवाई जहाजों से बमबारी की गई और जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में प्रत्यक्ष व परोक्ष लड़ाइयां हुई। तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये सभी लड़ाइयां हुई। इसके बाद युद्ध का अंत होता है। किस तरह से? तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से, वार से हट गया। तो रूस अब युद्ध से हट गया था और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर जो है विवश कर दिया गया था। युद्ध आरंभ होने के पश्चात संयुक्त मित्र राष्ट्र शक्तियों को गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की अत्यधिक प्रगति हुई थी। इस बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की जो मतलब कि युद्ध से संबंधित जो देश थे, इनकी नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। जो देश थे जो युद्ध में शामिल हुए थे, इनके नागरिक और इनकी आबादी, सैनिकों में असंतोष की जो आग थी वो काफी फैल रही थी, सुलग रही थी। रूसी सम्राट का पहले से ही राजाभिषेक हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष बहुत व्यापक तौर पे फैल रहा था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के विरुद्ध जाने लगा था। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था।
जुलाई का महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का दौर प्रारंभ कर दिया। इस बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थी, इंटरफेयर करने लगी थी और पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद तक चला, लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार की शुरुआत हो गई थी। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आजादी की घोषणा कर चुके थे। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति प्रारंभ हो गई। 9 नवंबर को जर्मनी के सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चला गया। 10 नवंबर को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो 14 से 18 तक चला था, याद रखिएगा। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, काफी जान माल की हानि हुई। 63 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे। 63 करोड़ सैनिक जो थे लामबंद किए गए थे, उनमें से लगभग 90 लाख मारे गए थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। याद रखिएगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में रूसी क्रांति के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।